જી ઝાલા એમને નિમંત્રિત કરી સ્ટેજ ઉપર આવી અને આપની સ્પીચ આપી. મોસ્ટ વેલકમ સર. તાળીઓના ગણગડાટથી વધાવું રાજેન્દ્રસિંહજી ઝાલા. साध्वी जी ने प्रणाम. मेहमानों ने प्रकाश सिंह जी परिवार ने सिंह साहेब બીજા આમંત્રિત મહેમાનોને બધાને મારા જય માતાજી. આપ સૌને જય માતાજી. જેમના હૃદયમાં રાજપૂતી બિરાજમાન છે. પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું કે સ્વભાવને અનુરૂપ જીવશો તો એ કર્મ કરવાની મજા આવશે અને એમાં સફળતા બી એટલી જ મળશે. આપણે આપણો સ્વભાવ ભૂલી ગયા એટલે સમાજમાં અવ્યવસ્થા દેખાય છે, અરાજકતા દેખાય છે સમાજમાં. આમ તો ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો છું એટલે પણ ઓડિયન્સ તો હિન્દી છે એટલે થોડી હિન્દી બોલવાની कोशिश करूँ છું. जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो अरविंद सिंह जी ने बताया कि पहले के जमाने में, अभी तो नहीं, कि किसी भी गांव में लोग अगर राजपूत का एक घर नहीं है, एक फैमिली नहीं है, तो लोग बुला के लाते थे कि हमारे गांव में अगर एक राजपूत फैमिली होगा तो हम लोग सेफ है. पर क्या रियलिटी ये है आज के टाइम में? परिस्थिति तो ये है कि हम जहां रहते वहां लोग दुखी रहते हैं. ज्यादातर ये स्थिति है समाज की. किसी भी सोसाइटी में हमें मकान नहीं दिया जाता, किसी भी सोसाइटी में हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है. कारण क्या है हम लोग सब जानते हैं. हम हमारा स्वभाव भूल गए. लोगों ने हमें बापू बनाया, लोग हमें बापू मानते थे, आज भी मान रहे हैं. हमें भी अच्छा लगता है, लोग हमें बापू बोलते तो प्राउड फील होता है. पर क्या रियल में हम लोग बापू जैसा अपना जीवन है क्या? आप देखिए ना, हमारे समाज में बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, श्री भगवान कृष्ण हो गए, रामचंद्र भगवान हो गए, अर्जुन, हरिश्चंद्र सिंह. आप देखिए ना कैसे कैसे महान लोग हो गए. आप उनका जीवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरेक ने समाज को कुछ दिया है. सत्यवाद में देखिए आप हरिश्चंद्र से कोई नहीं पहुंचता. मर्यादा में देखिए आप रामचंद्र भगवान को कोई नहीं पहुंचता. कृष्ण भगवान खुद राजा बन सकते थे, फिर भी उन्होंने समाज में एक उदाहरण देने के लिए अर्जुन को वो सुकान सौंपी और अर्जुन का पूरा मतलब जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया. हम लोगों को सबने बापू बनाया, बाप बोल दिया तो हम बाप बन गए. आज की स्थिति में मुझसे रखनी अच्छी लगती है, बाइक के पीछे बनना लिखवाना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, घर में बड़ी बड़ी तलवारें लगाना बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन क्या हम सच में राजपूत कैसा हो, राजपूत का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या हमें पता है? कारण भी हम ही हमारे से ये गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए अन्य समाज में स्वीकार नहीं रहा. हमारा साध्वी जी ने बताया ना कि हम अपना गुण भूल गए, तो हमारा गुण भूल गए, इसी के कारण स्थिति का निर्माण हुआ है. मैं उसी एक संगठन से, ऐसे एक संगठन है जो समाज में संस्कार निर्माण का काम कर रहा है. समाज में राजपूत कैसा होना चाहिए, रामचंद्र भगवान के उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं उनके गुण क्या थे, लक्ष्मण जी के गुण क्या थे, सीता मैया के गुण क्या थे, कृष्ण भगवान क्या सिखा रहे थे, हरिश्चंद्र सिंह का जीवन कैसा था, तारामती का जीवन कैसा था, ऐसे जो अपने महान विभूतियां हैं उनकी सबकी बात करता है. वैसे एक संगठन के साथ में जुड़ा हो जो मर्यादा की बात कर रहा है, जो संस्कार की बात कर रहा है, जो समाज निर्माण की काम कर रहा है, जो छोटे से छोटे आदमी को साथ में रख के ये सिखाता है कि अगर आप में डिसिप्लिन होगी, अगर आप में मर्यादा होगी, अगर आप में संस्कार होगा तो बाकी सारी तो बाय प्रोडक्ट है. उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा. जब आदमी अपने स्वभाव के अनुरूप अगर कोई व्यवसाय चुनता है, कोई व्यवसाय के में अगर वो व्यवसाय में अगर हाथ अजमाता है तो उसे ऑटोमेटिकली उसे निपुणता मिलती है, उसको सफलता मिलती है. आज विद्यालय में, बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े स्कूलों में सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे पाए, धंधा कैसे करे, बड़ा आदमी कैसे बने, उससे आगे कैसे निकले.
आप देखिए एक बगीचे में फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, उसी से किसी को स्पर्धा नहीं होती। गुलाब का फूल ये नहीं बोलता है कि मुझे चमेली जैसा बनना है, चमेली का फूल ये नहीं बोलता है कि मुझे गुलाब के फूल जैसा होना है। वो अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुरूप गुलाब के फूल ही बनना चाहता है, चमेली का फूल ही बन जाता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है समाज में, बेटा डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा, उसे इंजीनियरिंग में जाना है, फिर भी हम प्रेशर कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो। उसको IAS IPS नहीं बनना है, फिर भी आप बोल रहे हो उसे कि आप बनो 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 बनो। और हम आज के दिन में उसको जो बनना है, उसका जो स्वभाव है उसे नहीं होने देते, और वो छोटा सा फूल है वो खिलने से पहले मुरझा जाता है। परिस्थिति ये, तो हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्षत्रिय योग संघ आपको आह्वान कर रहा है, आप आइए, आपके बच्चों को भेजिए, आप खुद आइए, उनको उनके स्वभाव के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता है कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे कैसे होना चाहिए। तू समाज में जाएगा तो तेरा दायित्व क्या है, तू परिवार में रहेगा तो तेरा दायित्व क्या है, एज ए सन तेरा दायित्व क्या है। तू अगर शादी करेगा, पति बनेगा, बेटी होगी तो बेटी को भी, अगर तू घर में है तो बेटी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तू कल अगर ससुराल में जाती है तो तेरा व्यवहार क्या होना चाहिए। तेरे पति के साथ तेरा दायित्व क्या है, सास ससुर के साथ तेरा दायित्व क्या है, वहां जाके सारे परिवार को, ननद के साथ तेरा दायित्व क्या है, वो सब सिखाया जाता है क्षत्रिय योग संघ में। बेटा को सिखाया जाता है कि माँ बाप को कैसे उनकी सेवा की जाती है, माँ बाप को कैसे आदर सम्मान दिया जाता है, बड़ा होके कैसा व्यक्ति बनना है, समाज में तुझे क्या मिलाना है। क्षत्रिय संघ कोई समाज, पर्टिकुलर समाज की बात कर नहीं रहा, वो तो पूरे मानवता की बात कर रहा है। आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, आपको आपके लिए क्या दायित्व है, आपको क्या करना चाहिए, और आप ऐसा कभी ही ना समझे कि क्षत्रिय संघ संकुचित वाली बात है, वो तो पूरे मानव जाति के कल्याण की बात कर रहा है। आज ये समस्त राजपूत डायमंड दरबारगढ़ परिवार ने जो सम्मेलन आयोजित किया है, शायद उनका ये एक प्रयत्न है कि कैसे भी करके राजपूत एक हो, उसमें कुछ ज्ञान की बात हो। कुछ फॉरेनर भी है जो फॉरेनर जाके बहुत अच्छा उनका एक बहुत ही नाम हासिल किए, बहुत ही सफलता हासिल की है। कुछ अधिकारी भी है, कुछ ऐसे मतलब कुछ मेहमान भी आए, उनसे कुछ सीखा जाए, उनसे कुछ प्रेरणा मिले। हम लोग यहाँ आए हैं समय निकाल के, ऐसा बार बार संजोग नहीं होता। आज संजोग हुआ है कि हम लोग सारा इकट्ठे होके यहाँ पर आए, तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप कुछ सीख के जाइए, कुछ लेके जाइए। मुझे कहा गया था कि आप आए, मैं अहमदाबाद से हूं, आप आए और कुछ बातें अपना एक्सपीरियंस कहे। मैं मेरी जो बात कहने जा रहा हूं वो मेरे निजी जीवन का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूंगा। उसमें आप माफ करना, मैं थोड़ी मेरी बात करूंगा क्योंकि मैं मेरा ही अनुभव शेयर कर सकता हूं। अगर मेरे अनुभव से ही मैं आपको सही गाइडेंस कर सकता हूं। मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो लाइफ में जो भी मुझे मिला है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसमें कभी मेरा कोई स्वार्थ या कोई मैं मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बात कर रहा हूं, आप ऐसा मत सोचिएगा। इसे थोड़ा आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ आपको काफी युवा धन की है, तो मैं मेरी बात एक थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरी एक लोअर मिडल परिवार में से मेरा जन्म हुआ है। गांव में फादर साहब भी खेडूत थे। लाइफ में मतलब पूरे परिवार में किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया था। शुरू से मैं 11th में था तब मेरा क्षत्रिय योग संघ के साथ मैं क्षत्रिय योग संघ के साथ जुड़ा। उसकी एक शिविर थी, 3 दिन की, 3 दिन के शिविर में गया तो मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। तब तक तो मुझे पता नहीं था, मैं बाइक का झाला हूं, तो मुझे था कि मैं दरबार हूं, राजपूत हूं, झाला हूं, उससे आगे कुछ नहीं था। क्यों हूं झाला, क्यों राजपूत, मेरा राजपूत का कर्तव्य क्या है, वो मुझे वो शिविर में जाने के बाद पता चला। जब पता चला तो एक अलग से अंदर से एक पावर आई कि मैं समाज में श्रेष्ठ हूं। अगर आदमी को ये महसूस हो जाए, इसको भरोसा लग जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ माने अभिमान नहीं है, लेकिन अंदर से एक स्वाभिमान जगे कि मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसकी जैसे हम एक स्टूडेंट होता है, उसको अगर गोल निश्चित है, किसी भी चीज का गोल किया हो फिक्स, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गोल ही नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ गोल हो जाएगी। तो ये एक पता चला, और उसी टाइम मुझे एक वाक्य सुनने मिला संघ में से ही, क्षत्रिय योग संघ के संघ में एक वाक्य मिला कि हमें जो काम सौंपा गया, अगर हम 100% परफॉर्म करेंगे, चाहे हम प्यून की जॉब में होंगे, चाहे हम क्लर्क की जॉब में होंगे, चाहे एक अधिकारी होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर होंगे,
एक कर्तव्य हमें एक काम सौंपा गया है, अगर उसको 100% परफॉर्म करेंगे तो आपकी प्रगति, आपकी सफलता को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता। उसी टाइम मुझे लगा तो मैं थोड़ा उसी टाइम ये भी एक बात मिली, देखिए ये सारी चीजें ना आप थोड़ा नोट करना, खास करके युवा जो है उसको नोट करना कि भी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको एक डायरी लिखने का एक आदत डाल दीजिए। मैंने डायरी में लिखा कि मुझे सबसे पहले जॉब लेनी है। तो मैं 12th के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो पहले मैंने जॉब ढूंढी, घर की परिस्थिति भी ऐसी थी थोड़ी कि जॉब करने बिना तो फी पे ही नहीं कर सकते थे। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक जॉब, एक प्यून की जॉब ली, एक शोरूम था ज्वेलरी का, उसमें वहां कचरा पोता करना है सुबह जाके, और कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद 1200 रुपया उस टाइम सैलरी हुआ करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ 1998 की बात बता रहा हूँ। तो डायरी में लिखता था कि जो भी काम करना है बड़े लगन से करना है। तो उस टाइम में कचरा मतलब कचरा वगैरह सब कुछ काम करता था, गेस्ट आता, वो कस्टमर आते उनको चाय पिलाता। तो मन में था कि यार कभी अपने को भी वो सेठ बनना है। तो मैंने डायरी में लिख दिया कि अपने को भी ये सेठ बनना है। फिर मैंने लिखा यार सबसे पहले 5000 की सैलरी लेनी है। अब बिलीव नहीं करेंगे 2000 के साल में मैं फार्मा कंपनी के साथ एक हेल्पर के तौर पर जुड़ा और वहां पर मेरी 5000 सैलरी हुई। तो मैंने बोला ये जादू तो काम कर रहा है। तो मैंने आगे एक डायरी में लिखा कि यार जितनी एज हो ना उतना सैलरी होना चाहिए। तो मैं 2004 में मुझे हिमाचल जाने का एक मौका मिला। मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में था महसाना में, और उनका एक यूनिट हिमाचल में लग रहा था और मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैंने वहां एक प्रोजेक्ट मुझे सौंपा गया कि आप प्रोजेक्ट आपको 1 साल में खत्म करना है। एज ए राजपूत, एज ए क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक होने के नाते वो प्रोजेक्ट मैंने 2.5 महीने में खत्म किया। 2.5 महीने में खत्म किया। तो मैं तो एक अकाउंटेंट के हिसाब से जॉब कर रहा था। तो मुझे ऑफर दी गई कि आप ये यूनिट आपके इतने टाइम में हो गया, तो आपको ऑफर दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश के यूनिट के यू आर अपॉइंट एज ए जनरल मैनेजर। और मैं 2005 में एज ए जनरल मैनेजर के तौर पे मैं वहां पर हिमाचल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। और मेरी सैलरी जो पहली हुई थी 35,000, मेरी एज थी 26 ईयर। तो एज की जितनी सैलरी हो गई। फिर मैंने एक ड्रीम बनाया कि यार एज की इससे डबल होनी सैलरी होनी चाहिए। तो 2008 में मेरी 80,000 सैलरी हुई। तब मुझे लगा कि यार ये तो काम कर रहा है लेकिन क्षत्रिय संघ का काम तो नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार वैसे तो मैं हिमाचल में हूँ, क्षत्रिय संघ का काम तो हो रही है, वो समाज का काम है, मानवता का काम है, तो वो काम नहीं हो रहा। तो काम के लिए मुझे गुजरात वापस जाना चाहिए। लेकिन गुजरात जाना है तो पहले फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मैंने एक ड्रीम बनाया, ये लिखा कि आपको मैं डायरी दिखा सकता हूँ, मेरे जो रिलेटिव उनको पता है। तो मैंने लिखा कि जब मैं 35 साल का हूं तब मेरे 35 लाख रुपया सैलरी होनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक डेट डिसाइड की, दिसंबर 2009 से पहले मुझे जॉब छोड़नी है। और 1 दिसंबर 2009 में मैंने जॉब छोड़ दी। 1 दिसंबर 2009 में मैंने 15,000 का एक लैपटॉप लेके अहमदाबाद में बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ही साल में 90 लाख का धंधा किया। यहां से लेना है, यहां से बेचना है, यहां से लेना है, यहां से, सिर्फ 15,000 का इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बोला ये तो काम होता है। तो उसे सिर्फ लिखने से नहीं होगा, उसी हिसाब से आपको अगर ड्रीम में आपका एक डिजायर है, सपोज मुझे कल यहाँ सूरत आना था, तो मेरा फिक्स था कि मुझे सूरत आना है, कहाँ उतरना है, कहाँ पहुंचना है, वो फिक्स था। अगर मैं लग्जरी या किसी में बैठ के आता हूँ और मुझे पता ही ना हो कहीं कहाँ जाना है, तो मैं वापी भी जा सकता हूँ, मैं बड़ौदा भी उतर सकता हूँ, मैं बॉम्बे भी जा सकता हूँ। तो जीवन में ध्येय रखना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये 35 लाख तो हो गए और वो 35 साल एज हुई तब हो गए। तो मैंने एक अगेन ड्रीम बनाया कि अब ये 35 मिनट डायरी ढूंढी कि डायरी में ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब हो रहा है। तो मैंने ढूंढा, देखा। तो मैंने 2007 में जब ये ड्रीम बनाया था तो लिखा था कि 35 साल में 35 लाख सैलरी होनी चाहिए, ऐसा लिखा था पूरा वाक्य। और हजारों बार लिखा था डायरी में। डायरी है मेरे पास, आपको पन्ना ढूंढ के, क्योंकि मुझे नटवर भाई ने बोला था कि आप डायरी लेके आना, तो डायरी में है, मैं आपको दिखा दो। 35 आप शुरू के पेज ढूंढेंगे ना तो मैंने सोचा ये तो हो रहा है, तो फिर क्या करना है। तो मैंने लिखा 35 लाख सैलरी होना चाहिए। तो ईयर में कन्वर्ट हो गया, ईयर में हो गया, सालाना हो गया। फिर मैं सोचा यार सालाना हो रहा है, अगर मैंने उस टाइम ऐसा लिखा कि पर डे 35 लाख सैलरी होनी चाहिए तो हो सकता था। मैंने अगर ऐसा लिखा पर मंथ होना चाहिए तो पर मंथ हो सकता है। तो मैंने अगेन एक ड्रीम बनाया 2018 में कि मेरा 35 लाख हर महीने होना चाहिए, मानो साल में 4 करोड़ 20 लाख प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने एक ड्रीम बनाया कि मेरी जब 42 साल की एज हो
मैं महसाना एक कॉलेज का एक प्रोग्राम था और कॉलेज के प्रोग्राम में ऐसे ही मैं तो स्टूडेंट के मतलब पुराने स्टूडेंट को बुलाया जा रहा था, मैं वहां गया था और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप राजेंद्र सिंह आप आज के कुछ बोलिए। तो मैंने बोल दिया उस टाइम कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं जब मेरा 42 साल की एज ऑफ 42 ईयर का मैं हूं तब मेरी 4.20 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर 4 करोड़ 20 लाख ईयरली प्रॉफिट होना तो बहुत बड़ी बात होगी मेरी इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने आके ही सीधा पैकेजिंग इंडस्ट्री में वी आर इन पार्टनरशिप फर्म। पहले मैं 2017 में पार्टनरशिप फर्म में था, अभी तो मेरा खुद का मैं अकेला ही ऑनर हूं कंपनी का, लेकिन उस टाइम हम लोग 3 पार्टनर थे। मैंने सीधा इमीडिएटली वहां कॉलेज में आके जाके बोल दिया कि मैं मेरी 42 साल एज हुई तो मैं 4.20 करोड़ मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो मैंने आके बोल दिया कि तीनों पार्टनर को, 2 पार्ट वो और मैं तीनों बैठ के मैंने बोला कि मैंने ऐसा एक ड्रीम बना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बोले क्या कर सकते हैं, तो बोला एक वापी में यूनिट लगा सकते हैं, बॉम्बे में एक ऑफिस लगा सकते हैं, एमपी में गवर्नमेंट का बड़ा बेनिफिट है तो वहां जाकर एक ऑफिस लगा सकते हैं। उन लोगों ने बोला जो हमारा है जितना है उससे आगे हमें कुछ नहीं करना। तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया और उनको बोल दिया कि आप ये कंपनी रख लो, मैं कंपनी रिजाइन करता हूं, विद इन 2 मंथ रिजाइन करूंगा, मैं जापान जाऊंगा, चाइना जाऊंगा, यूएस जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, 4 कंट्री में जाके 1 साल पूरा घूम के आऊंगा। मेरे हिस्से में 3-3.5 करोड़ जो भी आएगा 1 करोड़ घर पे दूंगा, 2 करोड़ लेकर निकल जाऊंगा, पूरी दुनिया में जाके वो पैसा वेस्ट करके आऊंगा और ऐसा नॉलेज गेन करके आऊंगा। लेकिन 42 साल में मुझे 4.20 करोड़ प्रॉफिट पे पहुंचना है। मैंने रिजाइन कर दिया, वो लोग घबरा गए मेरे पार्टनर्स। उन्होंने बोला यार आप घूमना है कहीं भी जाना आप जाओ लेकिन पार्टनरशिप तो रखो। मैं बोला ऐसा नहीं करना, मैं छोड़ के जाऊंगा तो यहाँ मेरी कोई उम्मीद नहीं बचनी चाहिए। मैं नदी क्रॉस किया पुल तोड़ दो कि वहां जाके मेरी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहीं भी घूम के आऊंगा, कहीं भी जाके आऊंगा, लेकिन मेरा ये रहेगा कि यार मेरी कंपनी अहमदाबाद में, चलो यह हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप भी युवा, अगर आपकी बहुत बढ़िया जॉब है, आप बहुत अच्छा कमाते हैं, इमीडिएटली छोड़ दीजिए और एक ड्रीम बनाइए प्लानिंग करके कि मुझे यहां जाना है। देखिए बिजनेस में कोई सीमाएं नहीं है, कोई सीमा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। और लकीली ऐसा हुआ उन लोगों ने ये प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया और वो 2 अलग हो गए। मैंने 2017 में राइट वे पैकेजिंग मेरी इंडस्ट्री का नाम है, मैंने राइट वे परचेज कर लिया, मैं अकेला पार्टनर हूं। लास्ट ईयर मेरा 2.80 करोड़ प्रॉफिट था लास्ट ईयर। इस साल मैं 3.5 करोड़ प्रॉफिट करूंगा ईयरली, अकेला हूं। पहले तो 3 हिस्से होते थे, अभी अकेला हूं। मेरा 42 तो रनिंग हो गया, अभी 43 है। तो वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 3 करोड़ 80 लाख बहुत होता है। एक बंदा 1000 रुपए की जॉब करता है 98 में, वो चपरासी की जॉब करता है और आज 2022 में अगर 3 करोड़ 80 लाख रुपया ईयरली कमाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वहां ये सब करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने समाज काम छोड़ा है। मेरे काफी सारे रिश्तेदार है, उसको पता है, उनसे ज्यादा समाज का काम करता हूं। आज भी गांव में एक स्कूल है, स्कूल में 2000 के साल से नॉन ग्रांटेड स्कूल है, वो स्कूल में जिम्मेदारी से जाता हूं, जिम्मेदारी से वहां का काम करता हूं। हर 15 दिन में वहां जाता हूं, बच्चों के साथ बैठता हूं, पूरा दिन बैठता हूं, फैमिली को पूरा टाइम देता हूं। ज्वाइंट फैमिली है, शत्रु संघ का काम होता है, 7 दिन की शिविर होती है कहीं भी जंगल में, तो वहां जाता हूं, करता हूं। तो ये सब करने में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन एक ध्येय बनाइए एक। और आपको शायद अतिशयोक्ति लगे, मुझे तो भरोसा है, आप लिखना है तो लिख लो। अगली लाइन मेरे से लिखी गई है, मैंने जो लिखा, जितना भी लिखा वो सब कुछ 0 पर कर। अभी 3.80 है, अगले साल 4.20 करोड़ हो ही जाएगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगली लाइन मेरे से परमात्मा लिखवाता है, अगली लाइन मेरे से लिखी गई है कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता हूं। और रिचेस्ट पर्सन बनना मेरा कोई ध्येय नहीं है कि मैं पैसा बहुत कमाऊं और पैसा इकट्ठा कर लूं, वो समाज के लिए ही है, मानवता के लिए है। वो करने के अनएथिकल कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, कुछ गलत काम नहीं करना, कुछ ऐसा कोई रास्ता नहीं चुनना, पूरा एथिकल वे में ही जाना, पूरा राजपूती संस्कार जो दिया गया उसी हिसाब से ही जाना है। और वो पैसा मेरा नहीं है, लेकिन एक सीमा तक पहुंचना है, इतना भरोसा है और 101% में पहुंचूंगा, जाऊंगा। तो आप युवाओं से सबसे मेरी एक, आज भी देखिए ना, लोग बोलते हैं डायमंड में बहुत ज्यादा कमाई होती है, डायमंड वाले बहुत ही बड़े लोग मतलब बहुत बड़े आगे तक जा सकते। तो जैसे डायमंड का नाम सुना
थोड़ा शेड्यूल टाइट था, लेकिन सुना तो मैं सोचा चलो यहाँ से भी कुछ मिल जाए, है ना। हम तो ढूंढते ही सफल होने के लिए जहां कहीं भी कुछ मिल जाए। तो मेरे लिए यहाँ पर एक लालसा तो है ही कि मैं भी यहाँ आके कुछ सीखूं, और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन तो आपको लिखना है, देख लीजिए, बनना ही बनना है, और आप सबको ये शॉर्ट टाइम में बनना है। और अगेन ना समाज को भूल के आप सबको, मेरी माताओं से विनती है, आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। देखिए, संस्कार वो इन्वेस्टमेंट है, आप बच्चों को अभी से संस्कारित करेंगे, अभी से आप उसका पूरा ख्याल रखिए। राजपूती क्या है, संस्कार क्या है, ये अभी बोला ना, माताओं की अकेले की जिम्मेदारी, भाइयों की भी जिम्मेदारी है। तकलीफ तो है, माताओं ने तो अपना सब कुछ दामन बचा के रखा है, अभी भी वो मर्यादा में रहते हैं, हम लोगों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। तो हम भी गौर करें, हम भी थोड़ा अपने दिल पे जाग के देखें कि हमारे से क्या गलतियां हो रही है, हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं। समाज, मैंने काफी लोग ऐसे सुने हैं, ऐसे काफी लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे समाज में कुछ नहीं, हमें अनापत नहीं मिलता। अरे यार, आपको बापू का खिताब मिला है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, उससे ज्यादा क्या क्या आपको चाहिए। और अगर उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अगर वही आपको आप उसमें, तो आपको सारे बाकी सारी चीजें तो एकदम नॉर्मल है। आप बिलीव नहीं करें, कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो युवा, आप ये लिखिए, गोल बनाइए, आप अपना आज ही मेहरबानी करके, ये सारा जो प्रोग्राम है बड़े मुश्किल से होता है, कितनी बड़ी मेहनत है। आप उनको देखिए, काफी दिनों से सोए नहीं है बेचारे, कितने दिनों से उनको ये था कि ये होगा, ये करेंगे, और लास्ट में ये दिन आ भी गया, कुछ गलतियां भी हुई, नए तो छोटी मोटी, हमें शुरू में ऐसा लगा कि अरे अव्यवस्था हो रही है, लेकिन अव्यवस्था नहीं थी। आपका प्रयत्न बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया है, उसमें आप ऐसा मत सोचिए जितने भी आए उतने अच्छे है। हम आए हैं कुछ लेके जाए। जो बड़े ऑफिसर्स है वो थोड़ा यहाँ आके कुछ मार्गदर्शन भी दीजिए, आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग यहाँ सिर्फ आए तो ऐसे ताली पाड़ के वापस ना चले जाए। ये जो बातें हो रही ना, उसको आप दिल में रखिए, दिल में अपने आप से सोचिए कि मैं अपने समाज के लिए पहले तो ये सोचिए कि मैं अपने आप के लिए क्या कर सकता हूँ। जो आदमी अपना नहीं ध्यान रखे, वो समाज को क्या उपयोगी हो सकता है। जिसका अपना कुछ महत्व नहीं है, जो अपना कुछ सफलताएं नहीं हासिल की। आज प्रकाश सिंह जी, उनकी सफलता है इसलिए आज उनको बुलाया जाता है, यहाँ मेहमान आए, उन्होंने कुछ हासिल किया है, उसके लिए उनको एक स्टेज मिला है, तो आप भी कुछ हासिल कीजिए। ગુજરાતીમાં એક છે, તું રાત ભરોસો ખુદ પર સાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ, સમુદ્રના પક્ષીઓ પાસે ક્યાં હોય છે નકશાઓ, તો એ શોધી લેશે રસ્તાઓ। આપણે ઈચ્છતા હોય કે કોઈ મને હાથ પકડીને ઉપાડી લે, કોઈ મને હાથ, મારો કોઈ હાથ ઝાલવા વાળું નથી। અરે ભાઈ, हमें જ્યારે हम लोग जब छोटे थे बेचारे परिवार ने, पापा जी ने कभी देखा ही नहीं था कि बिजनेस क्या होना चाहिए। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो अहमदाबाद और महसाना के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, पूरा गुजरात भी नहीं घुमा था, और हिमाचल की अपॉर्चुनिटी मिली तो सीधा हिमाचल चला गया। पहली बार आउट ऑफ स्टेट जा रहा था। कल को कोई मुझे बोले अगर प्रकाश जी की कृपा हो जाए, बोले कि अभी अमेरिका जाना है, तो मैं रेडी हो जाऊंगा। तो कभी भी आप सबको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको मिस मत कीजिए। हर टाइम ये सोचिए कि कभी भी, देखिए, सफलता हर एक के द्वारा आके जाती है। कमजोरी है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उसे पहचान नहीं पाते। कोई ये बोलता है मुझे यार सपोर्ट नहीं है, क्या सपोर्ट चाहिए भाई, क्या सपोर्ट चाहिए। आप अपने आप को सपोर्ट नहीं दोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको उठा नहीं सकती। जब तक आप खुद नहीं उठने का भरोसा रखेंगे, जब तक आप खुद नहीं उठना चाहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं उठा पाएगी। तो आप सब यहाँ आए तो कुछ लेके जाए, कुछ नया ड्रीम बना के जाए, खास युवा। और देखिए, नया लक्ष्य करने की कोई उम्र नहीं होती। आप 50 साल के बाद, इसका देखिए ना, वॉरेन बफेट की जब हाईलाइट हुआ तो 50 साल के बाद ही हुआ। बिल गेट्स का भी आपने कि 50 साल के बाद ही, और अपने नरेंद्र भाई मोदी 50 साल के बाद ही सेलिब्रिटी बने या पीएम बने। तो आपकी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी एज है आपकी, या 15 साल, आप कभी भी एक ड्रीम बना सकते हो। आप ड्रीम बनाइए, सफलता आपके आगे आएगी। राजपूत समाज में तो वैसे भी बिजनेस करने का हुनर होता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बिजनेस में, बताओ? आपको पेमेंट का टेंशन नहीं होता। राजपूत अगर बिजनेस करता है, उसके नाम के पीछे लिखा है झाला, जायजा, वाघेला, चावड़ा, अगर कुछ लिखा है तो अगला सोचेगा व्यापारी क्या इसका पेमेंट नहीं रोकना, कुछ भी कर, तो बड़ा बेनिफिट है। आपको धंधा करना, आपका तो पैसा नहीं जाएगा कभी। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट मिला है, बाय बहुत ही अच्छे कर्म हो ना, तो उसी राजपूत कम्युनिटी में जन्म मिलता है। राजपूत कम्युनिटी का गर्व कीजिए।
बहुत अच्छा लगा आप सबने आयोजन किया। आप सबको भी हृदयपूर्वक नमस्कार। आप सबको नमस्कार जिनके हृदय में राजपूती विराजमान है। आप सब लोग मस्त रहिए, नए लक्ष्य हासिल करते रहिए। जय माता दी। परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी बा तथा हमारे अशोक सिंह सर, हमारे जशन सिंह जी, हमारे प्रकाश सिंह जी साथ में बैठे हुए बा, और आप सब माननीय हमारे माता बहनें और बाकी जितने भी हैं मेरे सारे दोस्तों और मेरे बड़े, मैं इस मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको मैं अपने बारे में 2-3 चीजें जो मैंने मेरी 22 साल की जॉब में जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने बीएसएफ में 22 साल जॉब की, उसमें बड़े हार्ड जगह पे रहा हूँ, कश्मीर है, मिजोरम है, और बहुत कुछ किया है। मैं बोलता हूँ कि आपके बच्चों को पहले फोर्स में जरूर भेजो, वो वहां जाएंगे, वहां देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेंगे। अब जब वहां जाएंगे तो उनको पूरा हिंदुस्तान जानने का, घूमने का, वो फिर यहाँ आएंगे, फिर आपको सारे अनुभव आपको बताएंगे, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। और हम राजपूत कम्युनिटी ऐसी है कि लड़ने में हम दुनिया में हमारे से कोई आगे नहीं। जितने भी हमारे राजपूत इतिहास है आप देख लो, कहीं पे भी चाहे कोई भी हारी हुई लड़ाई भी हमने जीत के दिखाई। तो ये तो हमारा डीएनए है। और बाकी तो मैं जब मुझे छुट्टी मिलती थी 2 महीना 3 महीना, तो मैं डायमंड का काम मैं पहले से जान रहा, मेरे फादर भी करते थे और मैं भी करता हूँ। तो अभी 21 मार्च को मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो मैंने गांधीनगर में ज्वेलरी का शोरूम खोला है। तो आप सबको मैं, कभी भी आप आते जाते हो जरूर वहाँ बताओ, और मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ। और नई चीज आपको ये बता रहा हूँ मैं कि जब हमने यहाँ सूरत में फर्स्ट बार बेबीलोन होटल में प्रकाश जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ मीटिंग आयोजित की थी, तो हम 6-7 जवान थे। उसके बाद वहाँ पे जब हम बैठे बैंकेट हॉल में, तो वहाँ 80 आसपास हमारे राजपूत भाई आए थे उस टाइम फर्स्ट बार। और आज देखो ये 20 से बड़ा वृक्ष बन गया है, और वृक्ष बनते पूरी दुनिया में जंगल की तरफ फैल जाएगा पूरा ये। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सूरत में डंका तो लोगों ने टांग रखा है, और कोई हथौड़ी से थोड़ा सा धीरे धीरे बजा रहे, कोई बजा रहे, हमने तो लोहा लग के पीट के उसको घूमा डाल दे रहे हैं उसमें। आप उसमें है ना ऐसे बजा उसको डंके को, ज्वेलरी के अंदर, बिजनेस के अंदर, कहीं पे भी उस डंका, जो डंका है ना उसको लगना चाहिए कि किसी राजपूत ने बजाया है। तो अभी हम सबकी एंट्री हो रही है। आज आप सब इतने लोग आए हो और हमको स्वामी जी बात आशीर्वाद मिले, तो इससे हमारी तो बहुत पुण्य वाली बात है। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आप सबको देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और खास मैं मेहमानों को भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, खास करके तमिलनाडु से आए युवराज सिंह जी, जो सिर्फ प्रकाश सिंह जी उनसे साथ कुछ बात हुई, कुछ हमारे से बात हुई, और हमने बोला ऐसे ऐसे हमारे राजपूत भाई मिल रहे, तो आगे तो ऐसे ही हमारे पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपका समाज में जब प्लस का निशान आता है, प्लस मतलब एक दूसरे जुड़ना, अब जब जुड़ने की बात शुरू हो जाएगी, जब कार्य शुरू हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा और उसका फल कितना बड़ा होगा, तो आप सब देखो बहुत बड़ा फल मिलेगा। और स्वामी जी बाकी आशीर्वाद है, बस मैं चाहता हूँ आपके आशीर्वाद सदैव बने रहे हम लोगों पे। बस मैं अपना यहाँ पे मैं अपने आप को विश्राम करता हूँ। जय माता। मैं बहुत अच्छा स्पीकर तो नहीं हूँ, और न मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ, बट इतना जरूर है कि एक राजपूत हूँ, और अपने आप को राजपूत समाज को अगर कुछ मदद करने में, कुछ हेल्प करने में, कुछ काम आने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऐसे मैं मूलतः बिहार में रहने वाला हूँ, और करीब अब गुजराती हो गया हूँ। 30 सालों से मैं गुजरात में हूँ, और बड़ौदा में बसा हुआ हूँ। तो बाकी इतने अच्छे, खास करके एक युवा, इनका देख कर मुझे रियली इट इज अमेजिंग। मैं सबको बोलूँगा कि जरूर हम लोग से मत प्रभावित, बट इनसे, इस युवा से जरूर प्रभावित हुई सब कुछ, और जरूर हमको लगा कि हम
10,000 मिलेंगे तो ऐसे कम से कम 100 लोग होना चाहिए। काफी बात धन्यवाद सबको। नमस्कार। સાહેબને બોલાવીએ છીએ કે જેમને શ્રીમાન અશોક સિંહજી આયાર કસ્ટમ કમિશનર શ્રી સુરત, જોરદાર તાલીમ से सम्मान करो। जो छत्री यहाँ बैठे हुए हैं, परम पूजनीय स्वामिनी जी, प्रकाश सिंह जी, जिनसे करीब करीब 1 वर्ष से मिलने के लिए हम लोग आते हैं। ये सब चीजों का श्रेय मैं माननीय दर्शन सिंह सोलंकी, जो इस क्षेत्र के साउथ गुजरात के नेटवर्किंग में, स्वामी जी का जवाब नहीं है, दर्शन सिंह सोलंकी जी, ये आईआईटी के बहुत स्कॉलर विद्यार्थी रहे, पढ़ने में बहुत अच्छे रहे, इंजीनियर और पॉलीमर्स में आज एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे प्रकाश सिंह जी हो या बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं कि पार्टिसिपेशन राजपूतों में कम है। जितने लोग आए हैं, मैं अगर अनुमान लगाऊं तो ये 5% या 10% ही हैं। अभी भी मुझे लगता है 80% जो है हमें देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं कि हम कैसे कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, ताकि वो सक्रिय होके आए। सवेरे हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टरेट है DS सोलंकी जी, अंकलेश्वर से आए हैं, केमिकल्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनसे मेरी बात हो रही थी तो अक्सर हम लोग ये पूछते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सवाल ये है कि अभी भी हम भी ये जानते हैं कि बहुत से प्रतिभाशाली, बहुत से कैपेबल, कॉम्पिटेंट लोग ये वॉच करते हैं कि खाली ये मिल रहे हैं या कुछ इसमें से कुछ निकल भी रहा है। अब हमने यहाँ देखा कि जो युवा बच्चे हैं उन्होंने तो चमत्कृत कर दिया है जिस तरह का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। मैं करीब 1 वर्ष पहले मैं पूना से ट्रांसफर होकर यहाँ आया। पूना से ट्रांसफर होकर आया तो जैसे मैंने कहा, दर्शन सिंह जी हमारे नेटवर्किंग में बहुत ही कामयाब व्यक्ति हैं। इन्होंने सबसे पहले जिसे जोड़ा, विजय सिंह चौहान और महेंद्र सिंह जी भाटी, ये लोग आ गए और मुझे धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करते गए। उसके बाद प्रकाश सिंह चौहान जी मिल गए तो मुझे लगा कि उस इतने 7 समंदर पार रहते भी कोई व्यक्ति अपने जाति के प्रति इतना समर्पित हो सकता है। कई बार हमें सुस्ती लगती है कि अपने काम करें यार, हम भी अपने आप में मस्त रहे, पर प्रकाश सिंह चौहान जैसे व्यक्ति आके सोते हुए को, जैसे हमारा जो तमस, जो सारे गुणों की चर्चा किया स्वामी जी ने, तो हम लोग अगर तामसिक काल में जाते हैं तो ऐसे सात्विक और राजसिक व्यक्ति जो है हमें जागृत कर देते हैं। इतने अच्छे लोग हैं जो सफल कामयाब होने के बाद भी आश्वस्त नहीं है या आराम से बैठना नहीं चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनकी तरह कितने प्रकाश सिंह चौहान खड़े हों, या तो कितने डायमंड खड़े हों। मुझे इस स्थान पे आने के बाद थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा भी अभी स्वामी जी से हुआ मुझे, तो हमें अपने जीवन का ये तो है कि कारण तो जानना ही होगा। एक बहुत बड़ी कहानी है। लोग कहते हैं कि एक शेर का बच्चा जो है अपने माँ से बिछड़ गया था, तो उसको हिरणों के झुंड ने पाला। हिरणों के झुंड के साथ वो चलने लगा। बहुत समय के बाद रहते रहते उसको वही गुणधर्म आ गए, वही क्वालिटी आ गई जो हिरण का था। तो एक शेर ने देखा कि ये हिरणों के झुंड में ये शेर चल रहा है और इसकी आवाज भी उन्हीं की तरह है। तो वो उसको, उसके जब हिरणों के जो झुंड निकलते थे वो भी बगल से निकलता था कि शायद उसको बगल में मुझे देख के आकर्षित हो जाए, मुझे मेरी तरफ आ जाए। लेकिन जैसे कहा राजेंद्र सिंह जी ने कि हम लोग अपना स्वभाव भूल गए, क्योंकि हमारा जो बगल में आसपास हम जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ गई। उस शेर का बच्चा रुक के खिड़क के देखता तो था, लेकिन फिर वो अपने झुंड में चला जाता था। एक दिन शेर ने क्या किया, उस पूरे झुंड पर आक्रमण कर दिया। हिरण तो गायब हो गए और उसने उस शेर को पकड़ लिया, शेर के बच्चे को पकड़ लिया, और वो भी भागना चाहता था, लेकिन उसको पकड़ के लेके एक सरोवर के पास ले गया और सरोवर के पास उसको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए विवश किया। जब शेर ने अपना प्रतिबिंब देखा और जिसने पकड़ के लाया उसको देखा, बोला ये तो यही है, ये तो हम एक ही हैं। तो उसको साक्षात्कार कराया, भाई तू शेर है,
तू ये हिरणों के झुंड में कहाँ घूम रहा है। हमारे लोगों के साथ समस्या ये हुई, वैसे देखा जाए तो और कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपने जमीन से ही जुड़े हैं। ज्यादा लोग हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत कम हुई। दूसरी कम्युनिटी में देखेंगे, शाह में देखेंगे, पटेलों में देखेंगे, उनमें माइग्रेशन ज्यादा हुआ। राजपूत थोड़ा रिलैक्स था, उसके पास जमीन थी, जायदाद थी, वो बहुत पीछे निकला। तो उसका जो पहले हमारी समृद्धि थी, हो सकता है आज के समृद्धि के हिसाब से वो हमारे लिए रुकावट बनी। तो अगर समृद्धि कम हुई है तो हो सकता है हमारे अंदर टैलेंट तो है ही है और हम आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। गुण धर्मों को बारे में जो स्वामिनी जी ने जो चर्चा किया, स्वामिनी जी ने जो हमारे लिए व्याख्यान दिए, जो संबोधन दिया, उसमें कोई चीज बच नहीं जाती। जैसे कि आपको जो चीज अच्छी लगती है, अपने स्वभाव को अच्छी तरीके से परख के हमें अपने उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, न कि कोई दबाव के हिसाब से। तो अपने गुणधर्म, अपने क्वालिटी को समझ के, क्या क्वालिटी है हम। आज हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर एक प्रकार का टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट है कि बच्चे की जो रुझान है, जो स्वाभाविकता है, उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिया जाए। अब ये वेद में और उपनिषद में जैसे स्वामी जी ने बताया सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वेद और वेदांत का अच्छी तरीके से अगर प्रसार हो जाए तो जो चीज साइकोसोमेट्रिक टेस्ट के बारे माध्यम से हम लोग ले, वो चीजें तो यहाँ भी उपलब्ध है। हम अपने बच्चों को उनके स्वभाव अनुरूप, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स भी आजकल कमर्शियल होता जा रहा है। पहले एक ये भी था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करते करते बच्चों का टैलेंट जो है, अगर स्वाभाविक तरीके से उसका मन नहीं लगेगा तो ना तो पढ़ाई में अच्छा करेगा, ना तो किसी उसमें करेगा। आईएएस ही बनना है। यहां पर आने के बाद ये देखा कि जो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो राजेंद्र सिंह जैसा बंदा अगर वो इतना बड़ा करामात कर सकता है, तो अभी मैंने तो इनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी की है। मैं अपने घर में, अपने परिवार में जो डायरी वाली उन्होंने बात कही, उसको मैं पुख्ता मानता हूं। आपके जो थॉट्स है उसको आप फॉलो करते हो, आपका लक फॉलो करता है। जो चीज आप रिकॉर्ड करोगे अपने मस्तिष्क में, अपने डायरी में, आप उसको हासिल करोगे। ये बिल्कुल सही है। सवाल एक ये है अनुशासन का। अनुशासन के मामले में राजपूत कहीं न कहीं भटक गया था। अनुशासन के मामले में हम लोग ठीक से नहीं थे। उस दिशा में भी इतने संगठन काम कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नमूना आप लोगों ने सुना होगा, हीरक जयंती जो जयपुर में मनाई गई। उसमें रेगुलेट करने के लिए, कोई चीज को करने के लिए, कोई व्यवस्था करने के लिए नहीं था। 7 से लेकर 8 लाख लोग इकट्ठे हुए, आराम से माताएं बहनें चली गई, कोई ट्रैफिक का नहीं, कोई बदमाशी नहीं, जिसके लिए क्षत्रिय थोड़े से बदनाम हो गए थे, थोड़ा सा अपना स्थान खो रहे थे। अनुशासनहीनता। मुझे लगता है अगर अनुशासन अगर हम लेके चलें तो बाकी सब चीजें सही हो जाएगी। आप नियमबद्ध तरीके से, माताओं को मैं एक आग्रह करूंगा कि अक्सर प्रेम बहुत करती है, हर माँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन बच्चों को अपने से दूर रखें। 10वीं और 12वीं के बाद उसे, पहले तो गुरुकुल वाला सिस्टम था, जितना बच्चा माइग्रेट करेगा, जितना वो समाज से सीखेगा। राजेंद्र सिंह जी ने जो हिमाचल में सीखा होगा वो गुजरात में नहीं सीखा होगा, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, जब हमें संघर्ष मिलता है तो वो प्रोएक्टिव होता है। तो बच्चों को साधन संपन्न मत करिए, उसको संघर्ष के लिए, ताकि उसके अंदर क्षमता बढ़े, टैलेंट बढ़े। बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, बहुत लोग बोलने के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सबको मौका देना चाहता हूँ, सब लोग अपनी बातें अभिव्यक्त करें और डायरी और रिकॉर्ड करने वाली बात को एकदम फॉलो करिए। हकीकत होती है और आप सभी लोग डायमंड हैं, डायमंड ही हैं। જે અંકલેશ્વરથી અહીં સુધી પોતાનો કિંમતી સમય અને સુવર્ણ તક આપણને આપવા માટે આવ્યા છે, તો એમનો પણ આપણે લાભ લઈશું। ડોક્ટર વીએસ સિંહ સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરું કે જેઓ આવે અને એમના અમૃત વચનથી આપણને કંઈક નવાજે। परम पूजनीय स्वामी जी, यहाँ उपस्थित हमारे क्षत्रिय समाज के सभी माताओं, बहनों एवं भाई, बड़ा सुखद अनुभव है कि आज हम डायमंड सिटी में आए हैं और सबसे ज्यादा खुशी
मुझे इस बात की हुई कि हमारे कम्युनिटी के लोग डायमंड मार्केट में हैं। ये चीज़ बड़ा सुखद रहा है और इस चीज़ का हमने कल्पना नहीं की थी। हम सोचते थे कि सूरत डायमंड सिटी है। सूरत में जहाँ तक हमारी जानकारी में था कि सौराष्ट्र या के साइड के बहुत ज़्यादा लोग हैं, पटेल लोगों का वर्चस्व है, लेकिन अपने बंधुओं को देख के, अपने भाइयों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। इसके लिए जो लोग इसमें हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, बात यहाँ क्षत्रिय समाज की हो रही है। स्वामी जी ने जो हम लोगों को कर्म बोध कराया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम लोग ये नहीं समझ रहे थे हमारे जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित किस तरह से, शायद हम सुनते थे लेकिन इस तरह विवेचना कभी हमने नहीं सुनी थी। तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आने के बाद ऐसे मौके मिले। दूसरा मित्रों, मैं बहुत शॉर्ट में जैसे राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मेरी भी कहानी बहुत छोटे से है। 1400 रुपए की नौकरी हमने बॉम्बे में स्टार्ट की थी, लेकिन उसी समय एक ध्येय बनाया था कि हमको 10 साल के अंदर अपनी खुद की फैक्ट्री डालनी है, अपना खुद का कंपनी खड़ी करनी है। और मित्रों, आपको बताऊं, मैं 10 साल के अंदर कंपनी छोड़ दिया था, नौकरी से रिजाइन दे दिया था और खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी थी। तो लक्ष्य बना के अगर अपने चलेंगे मित्रों, तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। और छात्रियों के लिए मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक कवि हृदय भी हूँ। मुझे कविताओं लिखने का बड़ा शौक रहा है। दरअसल देखिए, अमेरिका गए थे, वहाँ की एक पत्रिका पब्लिश हुई थी, तो वहाँ पे भी हमारी कविता उन लोगों ने पब्लिश किया था राना ग्रुप में। मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो हमारे क्षत्रिय हम हैं क्या कि शौर्य पराक्रम जिनका भूषण स्वाभिमान जिनकी छाया, शौर्य पराक्रम जिनका भूषण स्वाभिमान जिनकी छाया, ऊंचे सिद्धांतों के लिए ही बल बेटी जिनको भाया, निज तन को खतरे में डाला न्यौछावर प्राणों को किया, निज तन को खतरे में डाला न्यौछावर प्राणों को किया, धर्म और दुर्बल की रक्षा प्राणों से भी अधिक किया। पतझड़ में पेड़ों सा जिसने, पतझड़ के पेड़ों सा जिसने दुख में धीरज तान दिया, और क्षत्रिय है वही कि जिसने हार नहीं स्वीकार किया, क्षत्रिय है वही कि जिसने हार नहीं स्वीकार किया। तो क्षत्रिय कभी हार नहीं मानता। कुछ परिस्थितियों में हमारा जो मध्यकालीन इतिहास रहा है वो हमारे लिए दुर्भाग्य का पीरियड रहा है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के बाद आप देखेंगे जब हमारा जो आज का इतिहास है, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में भी 1947 के बाद भी क्षत्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। अगर अपने पूरा इतिहास उठा के पढ़ेंगे पिछले 1947 से और आज तक जितने नियम कानून व्यवस्थाएं, जितने संविधान की धाराएं आपके खिलाफ बनी हैं, वो अगर मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार पढ़िए, इतिहास जरूर जानिए, क्योंकि पिछले 70-75 सालों में भी आपके साथ अन्याय ही हुआ है, सामाजिक तौर पे भी, आपको कानूनी तौर पे भी। इसलिए मित्रों, आपको अपने बल पे और सिर्फ अपने ही बल पे कुछ करना है। आप और हम अगर ये उम्मीद बैठा ले अपने दिल में कि सरकार, कानून व्यवस्था या और कोई लोग कुछ हमारे लिए करेंगे, तो ये हमारे लिए अपने साथ हम एक बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। लेकिन हमारे डीएनए में, क्योंकि एक चीज तो है, कर्म प्रधान जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो डीएनए में है, क्योंकि विज्ञान एक चीज और मानता है और साइंस ने प्रूव किया कि डीएनए भी कुछ है, तो हमारे जो डीएनए में अब उसको हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे डीएनए में जो भी काम हम करेंगे उसको हम अपने जीवन में इतना सार्थक कर सकते हैं, ये चूंकि हमारे डीएनए में है। जब हमने तलवार पकड़ी थी तो अपनी सीमा में किसी को आने नहीं दिया, और अगर आज हम चाहे बिजनेस में है,
चाहे आपके किसी और क्षेत्रों में है, अगर बिजनेस के, और सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे सामने एक ही विकल्प है और वो है सिर्फ और सिर्फ व्यापार। क्योंकि आज व्यापार ही एक ऐसा जगह है जहां आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, हम आज यहाँ पे आगे जा सकते हैं। इसलिए मित्रों हमने दर्शन सिंह जी के साथ गुजरात के करीब 6-7 जिलों में जाके हम लोगों ने इस पे कई सेमिनार किए हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस एंड हाउ टू ग्रो इट। हमको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। छोटे छोटे बिजनेस, कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े पूंजीपति है तभी बिजनेस कर सकते हैं। बहुत छोटी पूंजी से, राजेश सिंह जी ने बताया ना, 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे पास 0 पैसा था, कुछ भी नहीं था, तो भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे पास जो क्वालिटी है, हमारे पास जो गुण है, हमारा जिस फील्ड में मास्टरेट है, हमको जिस फील्ड का जानकारी है, उसी फील्ड को आगे पकड़ लीजिए मित्रों। इसी में हमारा और हमारे समाज का कल्याण है। और आपको एक चीज और बताओ, समाज, देश की सुरक्षा भी हमारे ही हाथों में है। क्योंकि भगवान ईश्वर ने कुछ विशेष गुण आपको दिए। अगर हम लोग आज देश धीरे धीरे जो मजबूत हो रहा है, आज जिस तरह से देश में राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है, उसमें भी आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आप देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग इसको, क्योंकि इस चीज को समाज में या कहीं पे भी मीडिया के थ्रू प्रसारित नहीं किया जा रहा है, लेकिन देश और समाज का हित भी हमारे ही हाथों में है। इसलिए मित्रों, काफी लोग हैं, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। एक ही अनुरोध आप सबसे करूंगा कि आप लोग जहां पे भी रहें, जिस भी क्षेत्र का आपके पास जानकारी है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। इसके लिए हम लोग भी, अभी मैं राजेश सिंह जी के साथ भी अपने मिल के कुछ इस तरह से कार्यक्रम करेंगे जो हम लोग को बिजनेस के लिए प्रमोट करने में आसानी हो, सबको एक दे देंगे। तो इस तरह से टीम बना के हम लोग, जो लोग बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, किस तरह से उनको गाइड किया जाए, इस पे भी हम लोग को काम करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आवाज ना आयो, एकदम ઊંઘી जा लागे। जागो છો બધા? हाँ, बहनों बोली, પેલા ભાઈઓ बोला एक बार जोरदार, श्री शुक्रदेव भगवान की। हाँ, હવે અવાજ આવ્યો હોય જોરદાર। હવે આપણે જેમને અહીંયા બોલાવીએ છીએ અને એમના માટે જેટલા શબ્દો વાપરો એટલા ઓછા છે, પણ સમય અનુસંધાને એમને નામથી બોલાવું છું, પણ ટૂંકમાં કહું છું કે શ્રી દર્શન સિંહ સોલંકી સાહેબને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત કરું, પણ તમે તાળીઓ જોરદાર પાડો તો ઉપસ્થિત કરો। समस्त રાજપૂત ડાયમંડ દરબાર આયોજિત પ્રોગ્રામમાં આમંત્રણને આપીને આવેલા પૂજ્ય સ્વામીબા, આદરણીય પ્રકાશજી બાપુ, કાશ્મીરાબા, એક કોલ પર કમિટમેન્ટ આપનાર અને હંમેશા તત્પર રહેનાર અશોકસિંહ IRS સુરત, સુરજીસિંહ સાહેબ, નરેન્દ્રસિંહ રાજાવત, અંકલેશ્વર ઉત્તર ભારત ક્ષત્રિય સમાજના ડિગ્નેટરી અને આપના સમગ્ર સુરતમાંથી આવેલ બધા જ ભાઈઓ અને બહેનો, જય માતાજી, નમસ્કાર, પ્રણામ। આ સ્વામીભાઈએ બહુ સરસ આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું છે ક્ષત્રિય વિશે। ત્યારબાદ શ્રી રાજેન્દ્રસિંહે બિઝનેસ વિશે પણ સારી વાત કરી। ત્યારબાદ અશોકસિંહ સાહેબે પણ ઘણી બધી વાત કરી। પણ હું જસ્ટ આજના સમયમાં આપણે આગળ વધવા માટે 2-3 ટિપ્સ જે મને લાગે છે કે અમે લોકો ભારતમાં અને પરદેશમાં વિઝિટ કરીએ છીએ અને શું શીખી રહ્યા છે અને ક્યાં આપણે શીખવું જોઈએ। ઇન શોર્ટ, આપ બધા ભણેલા હશો, આપને ખ્યાલ હશે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાને આગળ આવવું હોય તો SWOT એનાલિસિસ કરવું જોઈએ। દેટ ઇઝ અ સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, થ્રેટ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી। એનીથિંગ ઇઝ નોટ પરમેનન્ટ, એટલે યુ હેવ ટુ રેડી વિથ ધ ઇનોવેશન્સ। અને આજના હાઈ સ્પીડ યુગમાં
if we are not ready with the acceptance of innovation, if we are not ready with the changes which is happening across the world, if we are not ready to accept the policy of government, if we are not, agree with the natural calamity, we will be no more. કોરોના કાળમાં આપ સૌએ ઘણું બધું શીખ્યા હશો. ઘણા બધા ફંડામેન્ટલ બિઝનેસ નોકરીમાં ચેન્જ થયા છે. એટલે મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે એ સાથે જે શીખ્યા છે એના લર્નિંગ કેસ સ્ટડી આપણી સાથે ઘણા છે. સમય આવે આપ સૌને અમે કેસ સ્ટડી જણાવશું. રહી વાત આપણા સમાજની, સ્વામીબા અમારે એજ્યુકેશન, વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ, વિધવા બહેનોના દીકરા દીકરીઓને ભણાવવાનો પ્રશ્ન, ધંધાની અંદર દીકરા દીકરીઓને આવવું હોય તો એના માટે માર્ગદર્શન, શિક્ષણ, ઉચ્ચ શિક્ષણમાં આપણા પીટી સિંહ સાહેબ પણ આઈઆઈટીએન છે, આઈઆઈએમના બી સ્ટુડન્ટો છે. આપણા સમાજમાં હજુ ઘણાને એવું લાગે છે. મારો ભત્રીજો પોતે આઈઆઈએમમાંથી પાસ આઉટ છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. એજ્યુકેશનમાં પણ આપણા દીકરા દીકરીઓ છે અને એમના ડીએનએમાં આ બધું છે. રહી વાત બિઝનેસની, જે રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા સાહેબે વાત કરી, આપણા ડોક્ટર ડીએસે વાત કરી, મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે નાનપણથી જે આઈક્યુ એનાલિસિસ અને જે બાળકને શું ગમે છે એ દિશાની અંદર જો આપણે એને પ્રોત્સાહન આપીએ તો હી કેન ડુ એનીથિંગ. બેઝિકલી ધેર ઇઝ નો શોર્ટકટ ઓફ હાર્ડવર્ક. એટલે મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે ડોક્ટર બનાવો, એન્જિનિયર બનાવો, પાયલોટ બનાવો યા ડાયમંડ બિઝનેસમેન બનાવો, પણ એ દીકરા દીકરીઓને જે ગમતું હોય તો દે હેવ ટુ લવ ધ સબ્જેક્ટ. They have to put their 100% efforts in that activity. It is not like that બધા જ એમેઝોનથી લઈને સ્ટીવ જોબ્સની વાત કરીએ, જોસેફની વાત કરીએ, nobody has pass out from MIT or any big institute. એટલે એવું પણ તમે ન વિચારતા કે આઈઆઈએમ ને આઈઆઈટીમાંથી પાસ થયો એ જ મોટો બિઝનેસમેન થાય છે. આજે દેશનો રિચેસ્ટ પર્સન એમેઝોનનો જે એમડી છે, he is not from big business school. So don't feel like that. But only the thing is that you have to put your dedication, you have to put your 100% efforts. અને બાકી વાત શિક્ષણની, અમે સ્વામીબા અમારા સમાજમાં શિક્ષણ માટે યુપીએસસી સ્ટડીના ક્લાસીસ પણ ચાલુ કર્યા છે. બિઝનેસ માટે પણ અમે વિચારી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં કચ્છ કાઠિયાવાડ રાજપૂત સમાજ ચાલે છે, એમાંથી લગભગ સ્વામીબા 10,000 દીકરા દીકરીઓ પાસ આઉટ થયા છે. પ્યુનથી લઈને ક્લાસ 1 ઓફિસર સુધી પાસ આઉટ થયા છે. એટલે એ પણ એક એસ્ટિમેટ છે. અખિલ રાજપૂત યુવા સંઘ દ્વારા બીજી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, તેમાં પણ અમે આઈએસ આઈપીએસ સ્ટડી ચાલુ કર્યું છે. અને રિગાર્ડિંગ રાજપૂત બિઝનેસ એક્સપો, અમે 3 બિઝનેસ એક્સપો કર્યા અને જેના પરિણામો બહુ સારા આવ્યા છે. દીકરા દીકરીઓને ત્યાં અમે બોલાવીએ છીએ, 3 દિવસના વેબિનાર અને સેમિનાર પણ કરીએ છીએ. એટલે નાવ ટાઈમ હેઝ ચેન્જ, સો એવરીબડી હેઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ટાઈમની સાથે આપણે ચાલવું પડશે જો સક્સેસ જોઈતું હશે. અને આપણા સુરતમાં જ શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા ઇઝ વન ઓફ ધ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન ઇન સુરત. એમનો કેસ સ્ટડી પણ અમે રજૂ કર્યો હતો. એવા જ આપણા સમાજના કિશોરસિંહ ઝાલા, જે અત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં છે, એક છાપું નાખતા હતા અને એમને એવું થયું કે આ બંગલો મારે ખરીદવો, અને ધેટ મેન હેઝ મેડ ઇટ પોસિબલ. અત્યારે સોલર પાવર ટ્રેકના ચેરમેનના એમડી છે અને કદાચ ફેસબુકમાં આપ જોતા હશો, હી ઇઝ ઓલવેઝ વર્કિંગ વેરી હાર્ડ. એવા ઘણા બિરલાઓ આપણા સમાજમાં છે. એટલે આપણે અંડર એસ્ટિમેટ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. આ પહેલા રાજેન્દ્રસિંહે બહુ સારી વાત કરી કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ ઓનેસ્ટ વિથ યોર સેલ્ફ એન્ડ યુ નીડ ટુ હેવ અ કોન્ફિડન્સ ઇન યોર સેલ્ફ. તમને જો તમારા પર વિશ્વાસ નહીં હોય તો બધું જ અશક્ય થઈ જશે. પણ તમે તમારી જાત સાથે પ્રેમ કરતા શીખો, તમારી જાતને માનતા શીખો, વિશ્વાસ મૂકો, કંઈ પણ વસ્તુ અશક્ય નથી. આટલું કંઈ વિનવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આલોકસિંહ નોઈડા. आवाज आ रहा है? मेरा नाम ठाकुर आलोक प्रताप सिंह चौहान है और मैं डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह चौहान भी कह सकते हैं. मैं चंबल से आता हूँ, चंबल घाटी से, जहाँ इटावा का मैं रहने वाला हूँ. और पैदा मेरे मूल का इटावा के हैं, लेकिन मेरा जन्म ग्वालियर और वहीं पर पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई करी. फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ. उसके बाद मैं अमेरिका में रहा हूँ और अमेरिका में मैंने मास्टर्स और पीएचडी दोनों करी है. और वहाँ पर एक
मल्टीनेशनल कंपनी स्विट्जरलैंड उसकी कंपनी में काम किया। वहीं पर मेरे चाचा जी से संपर्क हुआ पीएचडी के समय ही। तो मैं इनको मैं प्रकाश सिंह चौहान जी और कश्मीरा चाची जी के नाम से कहता हूँ, और ये 16 साल से मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और इनके घर पर ही मैं हर वीकेंड को जाता था। इन्होंने मेरे को राजपूत का जो मैं तो ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग राजपूतों के बारे में नकारात्मक पढ़ाया गया कि भाई राजपूत ऐसे होते हैं, राजपूत वैसे होते हैं, लेकिन जो सही में मेरे को राजपूतों का गर्व महसूस कराया वो प्रकाश चाचा जी ने कराया, और वहाँ पर और भी बुद्धिमान लोगों से भी मिलाया। और मैं स्वामी जी से भी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ पर जितने भी राजपूत युवक, मेरे से बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और बच्चियां, सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मुझे ये अवसर प्रदान किया गया है। मैं जो अपने अनुभव से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी एजुकेशन में हूँ तो मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से बताऊँगा। ये मैं चाहूँगा कि हमारे जो 47 तक हमारे पास मेरे ज़्यादा बताते भाई 600 रियासतें थी, और हम लोग बहुत ताकतवर थे हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई में ही थे, हम लोग बुद्धि, विवेक जो भी होता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे, हुनर भी था, सब कुछ था। लेकिन जाने क्यों हम लोगों में आलस आ गया जो जमींदारी के कारण, और हमने क्या किया, पढ़ाना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया। अभी मैं देखता हूँ हमारे राजपूतों के अंदर पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम हो गई है, और व्हाट्सएप वगैरह जो सोशल मीडिया के थ्रू जो पढ़ाई करते हैं वो एक पढ़ाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी पुस्तक पढ़ना। और मैं इनका चाचा जी को भी कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, उनको मैं जब भी देखता हूँ, या वो रात में जो डायरी का जो राजेंद्र सिंह ने बताया, ये मैंने खुद देखा है कि प्रकाश जी, जो प्रकाश चौहान जी, जिन्होंने हीरे में इतना बड़ा देखो आपको खड़ा किया, वो खुद लिखते हैं। और लिखना और पढ़ना ये बहुत जरूरी है। और पढ़ना क्या, स्वाध्याय में एक तो होता है रुपए पैसे कमाने की पढ़ाई, एक होती है अपनी खुद की बढ़ने की पढ़ाई। तो इसमें गीता, भगवत गीता तो है ही, और हमारे वेद है, और एक किताब मैं थोड़ा सा स्वामी दयानंद सरस्वती तो है ही, और एक जिन्होंने सत्याग प्रकाश लिखी है वो भी आप लोग जानिए। तो उससे क्या है कि आपके अंदर राजपूत गुण बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करिए, और अगेन जितना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप ऊपर उठेंगे, और उतना ज़्यादा आप समाज के लिए दे पाएंगे, और अपने अंदर राजपूत गुण को बढ़ाने की कोशिश करिए। और यही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इस समय थिंक टैंक के रूप में राणा से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उसमें मैं अपने डिस्कशन होता है, हम लोग मंथली मिलते हैं चाचा जी वगैरह, हम लोग पूरी दुनिया से, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस दिशा में राजपूत समाज को जाना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि और भी लोग आगे एजुकेशन में आए और यूनिवर्सिटी में ऊंचे ऊंचे पद पे जाएं, और उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो राजपूतों का पूरा फैलाव होगा। और यहाँ पर आके मैं जो आप लोगों से सीख के जा रहा हूँ, जो मैं और भी वहाँ पर फैलाने की, और उस विचार को फैलाने की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और नोएडा हो, वहाँ पर भी हमारे राजपूत समाज पूरा फैला हुआ है, और वहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपसे सीख रहे हैं वो वहाँ पर ही फैलाएं। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा।